नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की राज्यसभा के चुनाव के साथ। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। बीजेपी से सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह विजयी हुए हैं 57 वोट के साथ, वो भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। वहीं बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं। कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड नतीजे थे वही नतीजे आए हैं। 2 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राज्यसभा पहुंचेंगे। सुमेर सिंह सोलंकी भी बीजेपी की तरफ से विजयी हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की है। 57 वोट उन्हें मिले हैं। तो आज पूरे देश भर में 8 राज्यों में 19 सीटों पर मतगणना के परिणाम आने थे। परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी से सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह 57 वोट के साथ राज्यसभा पहुंचे हैं। फूल सिंह बरैया जीत हासिल नहीं कर पाए, उन्हें मात्र 36 वोट मिले और वहीं सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 और सबसे ज्यादा मत हासिल किए दिग्विजय सिंह ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो 5 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई थी और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और संभावित रिजल्ट्स जो है वही पुख्ता भी रिजल्ट माने जा रहे हैं। 2 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत हुई है। 57 वोट के साथ राज्यसभा पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव परिणाम सामने आते ही देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनमें खासा उत्साह है। कृष्णा घाटगे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और देख सकते हैं कि मिठाई यहाँ पर कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं। सिंधिया जी का भी मुंह मिठाई यहाँ पर किया जा रहा है। कृष्णा, क्या कहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत कर आए और 56 वोट उनको मिले हैं। अभी जो अंदर से जानकारी आई है कि 56 वोट। पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं में उत्साह है और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सिंधिया जी को मजबूर किया था भारतीय जनता पार्टी में जाने में। आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की क्षमता से आज वो यहाँ पर सदस्य निर्वाचित हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं में एक जोश है। आज हम लोग यहाँ मिठाई खिलाने आए हैं क्योंकि एक हमें डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। उसके अलावा जो देश में घटना हुई है तो इसको लेके हम लोग फूल माला और इसको इग्नोर करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से क्या देखते हैं सिंधिया जी की? देखिए, बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्री के रूप में आपके सामने वो दिखेंगे और पूरा प्रदेश का नहीं पूरा देश का युवा उनको चाहता है और पूरे प्रदेश में नहीं देश में जश्न का माहौल। तो देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और निश्चित तौर पर केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री देखना चाहते हैं, पर लेकिन राज्यसभा में जाने की उनकी सूचना के साथ ही उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो देखा आपने किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में खासा उत्साह है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारत चीन सीमा में झड़प हुई उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि जश्न नहीं मनाएंगे। कांग्रेस की तरफ भी जश्न का माहौल है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से अब राज्यसभा पहुंचेंगे और जैसा कि आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस जिस तरह से धोखा दे रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसी का ही नतीजा है कि शायद ये सीट कांग्रेस के खेमे में जाती, लेकिन बीजेपी का दामन थामा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और अब बीजेपी की तरफ से वो राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं और अब उसके बाद जल्द ही केंद्र में एक बड़ा पद ग्रहण करते हुए नजर आ सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, जो कि नतीजों की उम्मीद जताई जा रही थी वही नतीजे आए हैं, और थोड़ी देर पहले आपने एक समर्थक से भी बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि केंद्र में एक बड़ा पद तो मिलेगा ही, लेकिन यही जो पूरी भूमिका थी शायद ये अगर कांग्रेस में रहते हुए पूरी हो जाती तो आज ये जो सीट थी वो कांग्रेस के खाते में जरूर जाती। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जो एक बात कही जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब राज्यसभा के चुनाव की सीट खाली हुई थी उस समय कांग्रेस के अंदर जो दावेदार चुने जाने थे उनमें से दिग्विजय सिंह को पहला स्थान दिया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूसरा स्थान दिया गया था। ये शायद उनको नागवार गुजरा और जो राह में अड़चन लगाने की कोशिश की गई थी, जिसकी संभावना या आशंका उनको मन में थी, उसी का नतीजा था कि ये राज्यसभा की सीट की वजह से न केवल कांग्रेस को सरकार से हाथ धोना पड़ा, बल्कि एक बड़ा जो लोकप्रिय नेता था कांग्रेस के खेमे के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप में, उसने भी पार्टी का साथ छोड़ा और बड़े लंबे समय से राज्यसभा की सीट जो है मध्य प्रदेश के अंदर चर्चा का केंद्र रही थी। आज जब चुनाव हुए और उसके बाद चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए हैं तो न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि उनके समर्थकों में खासी खुशी देखी जा सकती है और एक बड़ी राहत जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी के बाद में देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार बनाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर हंसिए पर थे, ये उनको लगता था, उनके समर्थकों को लगता था। और जैसा कि उनके समर्थक जो पहले थोड़ी देर पहले हमारे साथ में जुड़े थे उनका भी ये कहना था कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं उपेक्षा उनकी की जा रही थी, उनका अपमान किया जा रहा था और अगर कांग्रेस उनको पहले नंबर पर रखती तो शायद आज सरकार भी कांग्रेस की होती और जो सीटें जो बीजेपी के खाते में गई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनकर गए हैं, हो सकता था कि वो 2 सीटें कांग्रेस के पास में रहती और कांग्रेस जो है ना केवल सरकार बचाने में कामयाब रहती बल्कि दोनों सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार चुनकर जाते। पर पासा पलटा है और समय के साथ में जो स्थितियां बदली उसके बाद में अब 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल बीजेपी से सांसद बनकर गए हैं बल्कि जो डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी थे उनको भी जो दूसरे उम्मीदवार थे जो जिस समय नामांकन भरा था उस समय उनके राज्यसभा जाने पर संशय बना हुआ था, वो भी बहुमत से 3 वोट ज़्यादा लेकर यानी कि 52 वोट्स के बजाय 55 वोट के साथ में राज्यसभा गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं, वहीं पर दिग्विजय सिंह 57 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। फूल सिंह बरैया 36 वोट उनको मिले हैं और 2 वोट निरस्त माने गए हैं। पर ये पूरे महज एक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास में कुल मिलाकर 92 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में एक विधायक अतिरिक्त तौर पर उनके साथ में गया है, ये कांग्रेस के लिए खुशी की बात हो सकती है। कुल मिलाकर 93 विधायकों का समर्थन जो है कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को रहा था, जिनमें यह माना जा रहा है कि निर्दलीय जो विधायक थे केदार सिंह डावर जो अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आखिरी वक्त तक राज्यसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस का साथ दिया है। वहीं पर अगर बात की जाए बीजेपी की ओर से तो बीजेपी की ओर से 1 वोट क्रॉस वोटिंग के तौर पर देखा जा रहा था, 1 वोट जो है वो अमान्य किया गया था, गलत वोट के तौर पर देखा जा रहा था। पर अब दोनों वोटों को टेक्निकल आधार पर निरस्त माना गया है, लिहाजा 2 वोट निरस्त हुए हैं। और बीजेपी के लिए ये भी राहत की बात है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड में क्रॉस वोटिंग होती तो बीजेपी के नेताओं को जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता कि जो दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था कांग्रेस के अंदर सेंधमारी का, कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग का, वो बीजेपी के अंदर हुआ है। लिहाजा पब्लिक के बीच में जब भी बीजेपी जाती तो इस बात का जवाब जरूर देना पड़ता कि आखिर उनके नेता ने क्रॉस वोटिंग क्यों की है। पर लेकिन राहत की बात है कि किसी ने ऑब्जेक्शन इस पूरे मामले पर नहीं लिया था और ऐसे में टेक्निकल आधार पर यह वोट भी निरस्त माना गया है। अब महज औपचारिकता प्रमाण पत्र लेने की वो भी पूरी हो चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा परिसर में मौजूद है, जिन्होंने जो प्रमाण पत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो यहाँ पर लिया है और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि जो खुशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में नजर आ रही है वो बिल्कुल साफ देखी जा सकती है, क्योंकि सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से उपेक्षा उनकी की गई थी और 3 महीने पहले सरकार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बदली, उसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कहीं ना कहीं मायूस थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आने वाले समय में राजनीतिक भूमिका क्या हो। अब जब वो राज्यसभा के सांसद बने हैं तो ऐसे में केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में उनके समर्थक उनको देखना चाहते हैं और जल्दी जो उनके बाकी के समर्थक थे हो सकता है कि प्रदेश सरकार में उनकी हिस्सेदारी बढ़े, मंत्री में संख्या में इजाफा हो और जल्दी जब चुनाव नजदीक होंगे विधानसभा के तो देखना होगा कि उनके जो समर्थक जिन 22 विधायकों ने उनकी वजह से कुर्बानी दी थी उनमें से कितने विधानसभा चुनकर आते हैं। पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ताकतवर नेता के रूप में अब राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद में देश और प्रदेश की राजनीति में स्थापित होने वाले हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, रिजल्ट्स भले ही आगे उनका औपचारिक ऐलान फिलहाल होना बाकी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव भी संपन्न हुए, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आने वाले आगामी दिनों में जो 22 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके रिजल्ट्स क्या होंगे और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की राजनीति का समीकरण क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमित कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की पीपीई किट पहनकर विधानसभा में वोटिंग करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वोटिंग से पहले ही बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने ट्वीट कर आपत्ति ली तो बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने
कोरोना पॉजिटिव विधायक के विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति को महामारी नियंत्रण नियमों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा परिसर को कंटेनमेंट करने का आयोग को कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी ने मांग की है कि विधायक की तरह उपचुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी पीपीई किट पहनकर वोट डालने का अधिकार दिया जाए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की मांग पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए। इधर कुणाल की वोटिंग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रजातंत्र में वोट डालने का सभी को अधिकार है। जो जरूरी सुविधा है या सावधानी है वो बरती जाना चाहिए, लेकिन मतदान से वंचित नहीं करना चाहिए। सर, उन्हें 10 दिन हो ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकारी, डेमोक्रेसी की खूबसूरती इस मतदान में है। अगर मतदान से ही कोई वंचित हो जाएगा, एक प्रावधान हमें जो भी सावधानी करनी चाहिए वो करनी चाहिए, लेकिन मतदान होना चाहिए। ये व्यक्तिगत नरोत्तम की राय है। और लोकतंत्र में, संविधान में सबको मतदान के अधिकार का दायित्व दिया गया है। यह जरूर है कि यदि कोई कोरोना पेशेंट है तो सावधानी बरती जाए, आवश्यक सुरक्षा के जितने भी एहतियात बरतना है वो काम किया जाए, लेकिन मतदान से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। मतदान तो हर व्यक्ति का अधिकार है। तो आज कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे राज्यसभा चुनाव के लिए, और बीजेपी ने इस बात पर आपत्ति जताई है। हालांकि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को वोट डालने का अधिकार है। बीजेपी इस बात पर आपत्ति उठा रही है कि अगर विधायक पीपीई किट पहन करके वोट डालने जा सकते हैं तो आम जनता को भी फिर इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि जब अगर वो वोट डालना चाहे तो उन्हें भी पीपीई किट मुहैया कराई जाए। तो कुणाल की वोटिंग पर सियासत काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, आज दोपहर वो पीपीई किट पहन करके राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और माना यही जा रहा था कि शायद इस पर भी सियासत हो सकती है, और हुआ भी ऐसे ही। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं कांग्रेस ने भी यह कहा है कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरह की आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। कुणाल की वोटिंग पर जमकर सियासत हो रही है। आपको बता दें, आज पीपीई किट पहन करके वोट डालने के लिए पहुंचे थे कुणाल चौधरी, क्योंकि एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में अपना कर्तव्य निभाते हुए कुणाल चौधरी पीपीई किट पहन करके पहुंचे थे वोट करने के लिए, लेकिन अब बीजेपी इस पर आपत्ति दर्ज करा रही है, आपत्ति जता रही है। उनका कहना है कि ऐसा करने से लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए कांग्रेस की तरफ से क्या रुख है, बीजेपी की तरफ से क्या रुख है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशरवानी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर आईबीसी 24 में। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ ही रुख करती हूँ। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आज कुणाल चौधरी पीपीई किट पहन करके वोट डालने के लिए गए थे, क्या आपत्ति है बीजेपी को इस पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मतदान सबको करना चाहिए, और लोकतंत्र का ये जो अधिकार मिला हुआ है उसका उन्होंने उपयोग किया है। मैं इंडिविजुअल इस चीज को गलत नहीं मानता हूँ। सर, लेकिन हितेश वाजपेयी जी की तरफ से उन्होंने साफ तौर पर आपत्ति जताई है। इससे पहले भी ट्वीट करके ही आपत्ति जता दी गई थी। देखिए, जहां तक आप मेरे से राय मांग रहे हैं और पार्टी का, तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबको अधिकार है और उसमें उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है कि इस पर्व में आदमी को वोट डालना चाहिए, और ये घड़ी है जो निर्णायक घड़ी में, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। जो वहाँ पे जो जानकारी मिल रही है कि उनके जाने के बाद, जाने से पहले सब चीजें सैनिटाइज कर दी गई हैं, कोई खतरा इस टाइप का नहीं था। मैं जहाँ तक मानता हूँ इसको, मैं इसको ठीक मानता हूँ। ठीक है, चलिए, हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़े हुए। नरेंद्र जी, आज कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर पहुंचे थे वोटिंग करने के लिए। बीजेपी के जो कुछ सदस्य हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी। हालांकि दुर्गेश केशरवानी जी कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है इससे। जी, मैं निश्चित तौर पर लोकतंत्र के अंदर सभी को अपने मतदान का अधिकार है, और यह एक स्वस्थ परंपरा कि हर व्यक्ति अपने मत का उपयोग करे, और ये लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती होती है मतदान करना। तो निश्चित तौर पर ये तो मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, इससे किसी को वंचित किया ही नहीं जा सकता है।
तो इसके लिए ये जरूर है कि चूंकि कोई कोरोना पेशेंट है तो सावधानी बरती जाए, लेकिन फर्ज से वर्जित किसी को नहीं किया जा सकता है। हितेश वाजपेयी जी की आपत्ति पूरी तरह से गलत है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। उपचुनाव की तैयारी में अब जुट गई है कांग्रेस। कमलनाथ के आवास पर एक अहम बैठक हो रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भी इस बैठक में मौजूद है। उपचुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन हो रहा है। साथ ही राज्यसभा चुनाव की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। तो राज्यसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस और कमलनाथ के आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें तमाम पूर्व मंत्री और तमाम कांग्रेस विधायक भी पहुंचे हुए हैं और विचार मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से उपचुनाव को लेकर के अब रणनीति बनाई जानी है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और अब इसी चुनाव को लेकर के बैठक में कांग्रेस विधायकों को जिम्मेदारी बांटी जा रही है। 24 सीटों पर सभी कांग्रेस विधायकों की जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को। कमलनाथ आवास पर यह बैठक चल रही है। पूर्व मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस विधायक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से, उसी दिन से हमने इन उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी चालू की है और मुझे पूरा विश्वास है, जो आज में हम माहौल देख रहे हैं, जब हम जा रहे हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पे उपचुनाव है, कि कांग्रेस पार्टी को आम जनता का पूरा साथ मिलेगा और हम पुनः सरकार कुछ महीनों में वापस बनाएंगे। अब हमारे 24 उम्मीदवारों का चयन करना है और चुनाव है सितंबर में, उसके लिए एक रणनीति तैयार करना है। इसलिए आज सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और सब हम लोग मिलके और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के हिसाब से इस बैठक में जिम्मेदारी बांटी जा रही है तमाम विधायकों को और ये जिम्मेदारी इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो चुनाव होंगे जो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच सकते हैं। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस विधायकों की तरफ से, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को भी आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी उपचुनाव के बाद। तो उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस की दृष्टि से भी और बीजेपी की भी दृष्टि से। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला निष्कासित कर दिए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट देने के कारण समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला निष्कासित कर दिए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट दिया था और उसके बाद उनके ऊपर गाज गिरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, सपा विधायक राजेश शुक्ल निष्कासित कर दिए गए हैं, जबकि आपने उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं, स्वेच्छा से वो वोट देंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे, पर लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं राजेश शुक्ला बबलू, बीजेपी को वोट देना उनको महंगा पड़ा है। पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया है और इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर दी गई है। यानी कि पार्टी की ओर से कोई गाइडलाइन भरी जारी ना की गई हो, पर लेकिन बीजेपी का साथ जाना ये शायद समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरा है, लिहाजा राजेश शुक्ला बबलू के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस क्षेत्र में राजेश शुक्ला बबलू जीत कराते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी से ज्यादा जनाधार उनका व्यक्तिगत था, पर लेकिन चूंकि पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीत कराए थे, ऐसे में इस कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव होंगे या फिर देश के अंदर जहां भी बिहार से लेकर चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी इन राज्यों में चुनाव लड़ती है, तो एक मैसेज जो है पूरे देश भर में गलत जाता है अगर समाजवादी पार्टी का विधायक जो है बीजेपी के साथ में जाए। लिहाजा समाजवादी पार्टी की ओर से ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो बिजावर से विधायक है उनके राजेश शुक्ला बबलू भैया, उनको अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।